हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो हर रोज की तरह ही आज भी जो भी न्यूज़पेपर में डिफरेंट टॉपिक्स आए थे उनका क्या रेलेवेंस है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, ओके, ऐसे के पर्सपेक्टिव से, फिर ऑप्शनल पेपर के पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, एज वेल एज फॉर इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, ये सारे टॉपिक्स कैसे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं जो पहला टॉपिक है। ओके, तो ये इंडिया का जो नेवी स्ट्रेंथ है उसको कैसे अभी हम लोग इनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या नया कमीशन हुआ है नेवी में वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये डिस्कस करेंगे कि जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रेलेवेंट है। तो गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से नेशनल सिक्योरिटी को ये कैसे स्ट्रेंथन करेगा, जो भी हमने नया अभी कमीशन किया है। ओके, तो नील आईएनएस नीलगिरी हो गया, आईएनएस सूरत हो गया, तो इन सभी के बारे में समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर रेलेवेंस टू इंडिया रोल एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन द इंडियन ओशन रीजन, तो इंडियन ओशन रीजन में हम लोग कैसे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। ओके, तो सभी के लिए जो भी इंडियन ओशन रीजन में जो भी नेशंस हैं उन लोगों को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और कैसे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है उसको हम काउंटर कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें इस आर्टिकल के पर्सपेक्टिव से समझना जरूरी हो जाता है। ओके, सेकंड है इंडोजेनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज को कैसे एनहांस करेंगे। ओके, कैसे जो हमारा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है उसको हम फर्दर बूस्ट करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका जो भी हमारा आत्मनिर्भर भारत के अधीन देश के जो सुरक्षा क्षेत्र है उसको कैसे और पावरफुल बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाता है। कैसे हम रिड्यूस करेंगे अपना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन डिफेंस इंपोर्ट, ये समझना जरूरी हो जाता है। फिर जियो पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव से हमें समझना जरूरी हो जाता है कि कैसे हमारा जो नेवल प्रेजेंस है उसको स्ट्रेंथन करना है इन दी इंडियन ओशन रीजन। ओके, तो ये सभी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। तो हाउ टू काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, ओके, प्रोटेक्ट मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट है ये पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। सो क्या क्या डिफेंस टेक्नोलॉजीज डेवलप किए गए हैं, ठीक है ना। इंडोजेनियस प्रोडक्शंस कैसे किए जा रहे हैं, ब्लू वाटर नेवी को कैसे और स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ये जो भी इनिशिएटिव इनिशिएटिव है उसके अंडर। ओके, अगला है इसका जो हिस्ट्री एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट, सो इंडिपेंडेंस के बाद हमने कैसे अपनी नेवी को और पावरफुल बनाया है, तो सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मैरीटाइम हेरिटेज, ओके, ये सभी चीजें हमें जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से समझनी होती है। नेक्स्ट ये एथिक्स इन गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से कैसे एथिकल यूज ऑफ मिलिट्री पावर कर सकते हैं। तो जो भी मिलिट्री पावर है उसको हम ये उद्देश्य रख के पावरफुल बनाएंगे ताकि हम पीस मेंटेन कर सके, ठीक है ना, और एक जो रीजनल स्टेबिलिटी है उसको इंटैक्ट रख सके। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है फ्रॉम एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। पावर जो है उसका इस्तेमाल भी एथिकल होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट ऐसे पेपर में डिफरेंट टाइप्स के हमें टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। तो ये जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं तो ये आप देख के अपने से ऐसे लिखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं, तो सभी क्वेश्चंस इसमें मेंशन कर दी गई है, ठीक है ना। जैसे पॉइंट फ्रॉम द आर्टिकल आर आल्सो रेलेवेंट फॉर डिस्कशन ऑन इंडियाज मैरीटाइम स्ट्रेटेजी इन इंटरव्यूज, तो इंटरव्यू में भी इंडिया का जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है वो कैसा रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो अगला टॉपिक है ये अबाउट कैसे हम इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं, ये उसके रिगार्डिंग है। तो ये जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो सकता है। इसमें हमें ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है वो समझने जरूरी हो जाता है। फिर आपके जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन है लाइक डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सारे समझने जरूरी हो जाते हैं। फिर क्या क्या ट्रेड पॉलिसीज ली गई है, ठीक है ना, कौन से ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन किए गए हैं, वो सब सभी समझने जरूरी हो जाता है। इंडियन इकोनॉमी एंड ग्लोबल रिलेशन, ओके, सो इंडियन इकोनॉमी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ कैसे कन्वर्ज कर रहा है, कैसे डाइवर्ज कर रहा है, वो सभी समझने जरूरी हो जाते हैं। आइए देखते हैं अगला।
तो इसमें जीएस पेपर 3 इंडियन जो इकोनॉमी है उसमें हम कैसे फिस्कल कंसोलिडेशन ला सकते हैं, ठीक है ना। जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो हमें क्या करना है, जीडीपी का 4% रखना है, जो एफआरबीएम एक्ट के तहत भी कहा गया है। तो एफआरबीएम एक्ट 2003 क्या है, ठीक है ना। फिर एफआरबीएम के रिगार्डिंग एक पैनल बना था, एनके सिंह कमेटी। तो वो कमेटी क्या सजेस्ट करता है, डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होना चाहिए, ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर हमारा जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है, जो इन्फ्लेशन ट्रेंड है वो कैसा है, हमारा एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कैसा है, ओके। तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। हमारा बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, कितना रोबस्ट है, कितना रेजिलियंट है, ओके। या फिर क्या क्या इसमें इश्यूज है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का एक इशू देखा जाता है। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, ओके। आइए देखते हैं आगे, जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी एंड इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी। ओके, सो कोरोना जो पैंडेमिक था उसके बाद हमारा इकोनॉमी ने कैसे रिकवर किया, ओके, एंड कैसे वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी तक बरकरार बना रहा है वर्ल्ड इकोनॉमी में। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या चैलेंजेस है, अभी डी ग्लोबलाइजेशन जैसा एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, ओके। उसमें हम आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ओके, कैसे जो ग्लोबल ट्रेड है उसके साथ इंटीग्रेशन करके हमारा इकोनॉमी और बूस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाता है। फिर है जीएस पेपर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके। तो कैसे हम जो फिजिकल प्रूडेंस है, कैसे हम जुडिशियसली अपना जो भी खर्चे हैं उसको करे, जो गवर्नमेंट है वो कैसे जुडिशियसली सारी चीजों को करे, उसी को कहा जाता है फिजिकल प्रूडेंस। तो फिजिकल प्रूडेंस को कैसे मेंटेन किया जाए, ओके। इकोनॉमिक इक्विटी कैसे लाया जाए सोसाइटी में, जो रूरल अर्बन डिवाइड है, ओके। फिर रिच और पोर के बीच जो डिवाइड है, तो ये सभी चीजें हमें क्या है, दूर करनी जरूरी है, और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लस इंक्लूसिव डेवलपमेंट लाना जरूरी है, ओके। ऐसे पेपर में ये पोटेंशियल टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो ये आप चीजें समझ सकते हैं, जैसे बैलेंस फिजिकल प्रूडेंस विथ ग्रोथ इन इंडिया, ओके, इंडियाज रोल इन चेंजिंग ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो ये सारी चीजों के ऊपर ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सो करंट अफेयर्स को हमें कैसे इंटीग्रेशन करना है विथ ऑल दिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, ओके। तो ये सभी चीजें समझ के हमें प्रिपरेशन करना होता है। तो ये सारी चीजें हम अपने जो भी फाउंडेशनल लर्निंग है, फाउंडेशनल क्लासेस है, कोर्सेज है, उसमें हम अच्छी तरह से समझाते हैं, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, और वो भी अर्बन एरिया के रिगार्डिंग, ओके। तो अर्बन एरिया में कैसे ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो रहा है, उसको कैसे टेकल किया जा सकता है। तो इसके ऊपर क्या है, हमारा क्वेश्चन बन सकता है फ्रॉम जीएस पेपर 1 पर्सपेक्टिव, ओके। तो जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है उसके ही अधीन में हमें ग्राउंड वाटर डायनेमिक्स क्या है वो समझना जरूरी हो जाता है। फिर ह्यूमन एनवायरमेंट इंटरैक्शन समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। जो भी इम्पैक्ट है ऑफ इम्प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज लीकेजेस, ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो स्पेसिफिक एरियाज के बारे में भी समझना जरूरी हो जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल, असम कैसे फेस कर रहा है आर्सेनिक कंटामिनेशन का, ओके। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट हमें जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस जो है उसके पर्सपेक्टिव से जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स है वो कैसे इस प्रॉब्लम को टेकल करने में समर्थ रही है, ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। कितने फेलियर्स है, कितने सक्सेसेस है, ये समझने जरूरी होते हैं। जैसे जल शक्ति अभियान है, ओके, अटल मिशन फॉर रिजुबिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, स्मार्ट सिटी मिशन है, जल जीवन मिशन है, ओके। तो इसमें 2 स्कीम मेंशन किए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स है जो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं, ओके। तो पॉलिसी एंड रेगुलेशंस क्या क्या है, अर्बन प्लानिंग कैसे करना होगा, सारे जो भी ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है उसको टैकल करने के लिए, ओके। नेक्स्ट हम इसका जो रेलेवेंस है जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट एंड कंजर्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी समझ सकते हैं। तो क्या क्या चैलेंजेस है फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, ओके। तो इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए गए हैं। फिर टेक्नोलॉजी के जो इंटरवेंशन है वो कैसे कर सकते हैं, कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम जो भी ग्राउंड वाटर है उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर सर्कुलर वाटर सिस्टम ये क्या होता है, इसके बारे में हमें समझना जरूरी है। कैसे हम वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज कैसे इम्पैक्ट कर रहा है इसको, ठीक है ना। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को कैसे हम फर्दर इन्हांस कर सकते हैं, लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्टिफिशियल रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, ओके। ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं।
नेक्स्ट है जीएस पेपर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एनवायरमेंटल एथिक्स करके एक टॉपिक हमारा होता है एथिक्स जीएस पेपर 4 में। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी हम ये सभी चीजें समझ सकते हैं कि कैसे एनवायरमेंट को बचाना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर करना है, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर गवर्नेंस एंड अकाउंटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से कि जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए गवर्नमेंट कितना अकाउंटेबल है, ओके, कैसे पॉलिसीज फ्रेम किए जा रहे हैं, तो ये सभी हम समझ सकते हैं। तो ऐसे के पेपर से भी पोटेंशियल टॉपिक्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक के ऊपर आप आ, आ, लिख सकते हैं, ओके। फिर इसका जो भी डिस्कशन है उसका रेलेवेंस हमने दिखाया, उसके अलावा भी इसमें मेंशन कर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला। ओके, तो ये रिगार्डिंग आरबीआई का जो पॉलिसी है उसके बारे में मेंशन किया गया है। तो ये टॉपिक आते ही हमें क्या है, जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, बैंकिंग सेक्टर में कैसे स्टेबिलिटी लाया जा सकता है, ओके, जीएसटी क्या है, ठीक है ना, रेपो ऑपरेशंस कैसे गवर्नमेंट सॉरी आरबीआई कैसे इसको ऑपरेट करती है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है, ठीक है ना। फिर जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नेंस में इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, इंस्टीट्यूशनल रोल ऑफ आरबीआई क्या है, ठीक है ना, पॉलिसी डिसीजन एंड कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है बिटवीन आरबीआई एंड गवर्नमेंट, ओके, फिस्कल पॉलिसी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इन दोनों का क्या रोल है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, ओके। तो जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ओके, आरबीआई का क्या एथिकल ऑब्लिगेशंस है, कैसे बैलेंस करना है इन्फ्लेशन को, लिक्विडिटी को एंड ग्रोथ को, ओके। तो ये सभी समझ सकते हैं, कैसे स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट जो है वो पाया जा सकता है, ये सभी हमें समझना जरूरी हो जाता है। फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रेलेवेंस देखा जाए तो जो वेरिएबल रेट रेपो है वो क्या है, ओके, करंट अफेयर्स जो है उसमें क्या चीजें, क्या डायनामिक्स चल रही है, तो ये सभी चीजें समझना जरूरी हो जाता है। फिर इसका मेंस एप्लीकेशन भी हमने आपको बतला दिया है इसमें कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इफेक्टिवनेस है वो कितना इफेक्टिव है, वो समझना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो ये अगला टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम चल रहा है पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच, ओके। तो कैसे अभी सीज फायर एग्रीमेंट किए जाने हैं, तो इसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है, ठीक है ना। तो इसको हमें जीएस पेपर 2 के पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल रिलेशंस में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिडिल ईस्ट का पीस और कन्फ्लिक्ट कैसे चल रहा है, ओके, उसमें क्या डेवलपमेंट्स है, उसके क्या पास्ट हिस्ट्रीज रहे हैं, ये सभी समझने जरूरी हो जाता है। इंडिया का क्या इंटरेस्ट इसमें रहेगा, ओके, मीडिएशंस के क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं, कौन से ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी लिए गए हैं, कैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में, ओके, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर आ जाता है जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस है, ओके, ग्लोबल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के ऊपर हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। वेस्ट एशिया का जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसको समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव, ओके। इंडिया का जो काउंटर टेररिज्म अप्रोच है वो कैसा है, ओके, ग्लोबल लेवल में हमने कैसे कोलैबोरेशन किए हैं वो समझना जरूरी हो जाता है। फिर इसका जीएस पेपर 1 पोस्ट कॉलोनियल ग्लोबल पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, माइग्रेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैसे देखे गए हैं, जो भी गाजा स्ट्रिप में जो भी अभी हमले हुए हैं, ओके, तो वो समझ सकते हैं। एथिक्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स, तो हमारा क्या है, आईआर में भी एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कैसे जस्टिस इंश्योर करना है, कैसे रिकॉन्सिलिएशन करना है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है, ओके। तो ऐसे पेपर के पर्सपेक्टिव से भी जो भी पोटेंशियल टॉपिक्स है तो वो आप देख सकते हैं और घर में अपना राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ओके। तो मेंस एप्लीकेशन इसका है कि पीस एंड कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है, ह्यूमैनिटेरियन क्या क्या चैलेंजेस देखे गए हैं, ओके। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेलेवेंट हो जाता है कि जियोपॉलिटिकल जो लोकेशंस है, ओके, तो मैप बेस्ड क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, गाजा का लोकेशन, वेस्ट एशिया का डिफरेंट नेशंस का लोकेशंस, ओके, तो ये सभी हमें जो वर्ल्ड मैप है उससे प्रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, क्या रोल है यूएन का, ओके, पीस कीपिंग मिशंस का, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग सोशल जस्टिस, ओके।
तो सोशल जस्टिस अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम जीएस पेपर 1 इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। तो सोशल जस्टिस एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट क्या क्या है, रिजर्वेशन पॉलिसीज कैसे वर्क कर रही है, साचर कमेटी जो रिपोर्ट है 2005 का वो क्या है। ओके, तो इसके रिगार्डिंग पहले भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, वो प्री हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। ओके, फिर सेक्युलरिज्म क्या है, ठीक है ना, और सेकुलरिज्म के मॉडल्स क्या क्या है, इंडिया में कैसा मॉडल है, और हम कैसे अपना जो प्लूरल सोसाइटी है उसको मेंटेन कर रहे हैं। ओके, कैसे बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर कर रहे हैं, कौन से साइड में हम लैग कर रहे हैं। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर हमें गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी जो जीएस पेपर 2 में है उसके रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो पॉलिसी एंड डिसीजन मेकिंग में गवर्नमेंट का क्या रोल है। ओके, लेजिस्लेटिव मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कब किए गए, क्यों किए गए। ओके, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर कोalition पॉलिटिक्स क्या है, ओके, ये गवर्नेंस में कैसे इम्पैक्ट करता है, जुडिशरी का क्या रोल है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, डेवलपमेंटल पॉलिसीज कैसे लिए जा रहे हैं। ओके, फिर जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए क्या क्या चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, फिर उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर एथिक्स इन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो लीडरशिप एंड एथिकल गवर्नेंस कैसे इंश्योर किया जाए। ओके, कैसे हम एक बैलेंस डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। ओके, फिर जस्टिस एंड इक्विटी क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि इक्विटी नहीं होगा तो जस्टिस नहीं होगा, और जस्टिस नहीं होगा तो सोसाइटी में क्या होगा, अनपीसफुल एनवायरनमेंट बना रहेगा। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर ऐसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने पोटेंशियल टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं। फिर प्रीलिम्स में इसका क्या रेलेवेंस है। ओके, क्या की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, जैसे आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है, सब क्लॉज 5 है, फिर आर्टिकल 16 है, ये क्या कहता है रिगार्डिंग आपके जो भी अफर्मेटिव एक्शन है उसके बारे में। ओके, जजमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स जो भी है वो भी हमें समझना जरूरी हो जाता है, स्पेशली फ्रॉम प्री पर्सपेक्टिव एंड मेंस पर्सपेक्टिव। ओके, सो मेंस में इसका क्या एप्लीकेशंस है, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, ये सभी ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो ये आप फिर से देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग स्टार्टअप्स। ओके, तो कैसे हम डीप टेक स्टार्टअप्स डेवलप कर सकते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो ये हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल जरूरी हो जाता है कि डीप टेक डेफिनेशन क्या है, इसका स्कोप क्या है, ठीक है ना। जो भी डीप टेक स्टार्टअप्स है वो किसमें फोकस करेंगे, जैसे आरटीआई है, रोबोटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, साइबर सिक्योरिटी है। ओके, तो फिर इसमें चैलेंजेस क्या क्या है, ठीक है ना, कैपिटल एंड फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होंगे, टैलेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है उसको दूर करना होगा। तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं, और इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए वो भी हम समझ सकते हैं इस आर्टिकल से। तो इसमें सभी पॉइंट वाइज मेंशन कर दी गई है, अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन भी अपेयर होता है रिगार्डिंग डीप टेक स्टार्टअप तो ये सभी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसके अलावा भी जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैसे इंपॉर्टेंट है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इसमें देखा जाना जरूरी है। फिर पीपीपी मॉडल जो है वो भी देखना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। फिर एथिक्स इन गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम जो भी डीप टेक स्टार्टअप रहेंगे उनको कैसे जो टेक्नोलॉजी है उसको एथिकल यूज करना है, वो भी एक पर्सपेक्टिव इसमें बन जाता है। फिर सस्टेनेबिलिटी कैसे इंश्योर किया जा सकता है, ठीक है ना, इसके लिए हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज डेवलप करने होंगे ताकि हम मिनिमम जो एनवायरमेंटल डैमेज है उसको मिनिमाइज कर सके। ओके, तो ऐसे पेपर में भी पोटेंशियल टॉपिक्स इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। फिर इसका प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है, की टर्म समझने होते हैं कि डीप टेक स्टार्टअप्स क्या है, ये आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, तो उसमें से आपको सही या कभी करेक्ट स्टेटमेंट निकालने देता है, कभी इनकरेक्ट, तो वो ढूंढना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स कौन से लिए गए हैं, ओके, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप क्या है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर इसका मेंस एप्लीकेशन क्या है, स्टार्टअप इकोसिस्टम क्या है, आरएनडी पॉलिसीज क्या क्या ली गई है, ओके, जीडीपी का कितना कंट्रीब्यूशन है आरएनडी में, ये समझने जरूरी हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिगार्डिंग चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रैटेजी है वो कैसे बढ़ रहा है और उसको साउथ एशिया कैसे टैकल कर सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल डिस्कस करता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से हमें इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो समझना जरूरी हो जाता है। फिर क्या क्या बॉर्डर डिस्प्यूट्स है विथ चाइना, ओके, और साउथ एशिया के जो भी नेशंस है उनके साथ क्या डिस्प्यूट्स है, ओके, साउथ एशिया डायनेमिक्स क्या है,
ओके, जो साउथ एशिया के जितने भी नेशंस है उनके बीच कैसा रिलेशन रहा है, इसका हिस्टोरिकल पास्ट क्या है, प्रेजेंट में कैसा डिप्लोमेसी वर्क कर रहा है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। फिर इंडिया रोल एज ए रीजनल लीडर। ओके, सो साउथ एशिया का रीजनल लीडर कहा जाता है इंडिया को, तो इंडिया का क्या रोल है इसमें, ये भी समझना जरूरी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट इसमें जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इन्वायरमेंटल इशू रिगार्डिंग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे जो भी ट्रांसबाउंडरी वाटर मैनेजमेंट है, जैसे चाइना का डैम ऑन दी ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा बाकी जो भी नेशंस है जिससे ये रिवर्स होके गुजरती है। ओके, जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ वाटर रिसोर्सेज क्या है, तो ये सभी चीजें हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ओके, फिर है जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरनेशनल लॉ एंड सोवरेनिटी क्या है। ओके, तो इसमें पहले तो हमें सोवरेनिटी के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट समझना होता है पॉलिटी में, ठीक है ना। इंटरनेशनल लॉ को कैसे फ्रेम किया जाता है, ओके, ये कैसे इनका एप्लीकेशंस होता है, ये हमें समझना जरूरी हो जाता है। फिर इंडिया जो भी बायलैटरल स्ट्रेटेजी है, ओके, कैसे बायलैटरल लेवल पे इंडिया अपना स्ट्रेटेजी बना रहा है, वो भी समझना जरूरी हो जाता है। ओके, फिर एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस में हमें ये जो भी चीजें हैं समझनी जरूरी हो जाती है। इसका प्रीलिम्स रेलेवेंस हमने मेंशन कर दिया है, ज्योग्राफिकल नॉलेज हमें चाहिए होगा रिगार्डिंग रिवर्स। ओके, ट्रांसबाउंडरी रिवर्स, कैसे ये रिवर्स फ्लो करते हैं, कौन से नेशंस में जाते हैं, इसके जो भी ट्रिब्यूटरी से सब ट्रिब्यूटरी से ये समझने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर इंटरनेशनल ट्रीटीज क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमें स्पेशली क्या होता है उनका जो भी कैसे फॉर्मेशन हुआ, ओके, उनका रोल क्या है वो समझना जरूरी हो जाता है। तो ये सभी चीजें क्या है, आप जब फाउंडेशन आपका लर्निंग क्लियर करेंगे तो ये सभी चीजें लिंक कर पाएंगे। ओके, फिर इसका मेंस जो एप्लीकेशन है वो इंडिया स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस क्या क्या है, ओके, रीजनल कोऑपरेशन कैसे इंश्योर किया जा रहा है थ्रू इंडिया, ओके, बाय इंडिया, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। तो ये जो अगला टॉपिक है ये हमारा साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से जरूरी हो जाता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दी स्टैंडर्ड मॉडल्स क्या क्या है, ओके, फर्मियंस क्या है, ठीक है ना, ब्रेक थ्रोस क्या क्या देखे गए हैं फिजिक्स में, क्या डिस्कवरीज की गई है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, मटेरियल साइंस क्या है, ठीक है ना, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, हाई एनर्जी फिजिक्स कैसे हमें मदद कर सकता है, तो ये सभी चीजें हम इस आर्टिकल से समझ सकते हैं। फिर पेपर 2 में इसका इंटरनेशनल कोलैबोरेशन कैसे किया गया है, रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक सर्न क्या है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। और इंडिया इसके साथ कैसे एक रोल प्ले कर रहा है, कैसे कोलैबोरेशन कर रहा है, तो ये सभी चीजें समझनी जरूरी हो जाती है। और ये इंडिया के लिए कैसे मददगार रहेगा, क्योंकि इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी मेंस में क्वेश्चन बनते हैं उसमें इंडिया का जो इंडिया में क्या इम्पैक्ट होगा, ओके, या फिर इंडिया इससे कैसे बेनिफिटेड होगा वो समझने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इंडिया एंगल हमें समझना जरूरी है हर टॉपिक में। ओके, इसके बाद मेंस एप्लीकेशन में फंडामेंटल रिसर्च कैसे हमारे लिए मददगार हो सकती है, ठीक है ना, इंडिया का जो भी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है वो कैसा रहा है, तो ये सभी हाईलाइट करने आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये सभी मेंशन कर दी गई है इसमें, आप देख सकते हैं। एथिक्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमें पूछा जा सकता है, परस्यूट ऑफ नॉलेज के बारे में, ग्लोबल इक्विटी इन साइंस हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो अगला टॉपिक बात करता है हाउ टू अट्रैक्ट वर्ल्ड टॉप मैन्युफैक्चरर। तो ये भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिगार्डिंग ही है कि कैसे हम अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम जो अपना इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सपोर्ट लेड डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, फिर हमारा लेबर इंटेंसिव सेक्टर को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि हम क्या करें, अपना जीडीपी ग्रो करा सके, फिर जो भी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है उसको दूर कर सके, ठीक है ना। फिर जो भी हमारा अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको टेकल कर सके। ओके, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें क्या क्या चैलेंजेस है वो भी हमें देखने जरूरी हो जाते हैं, इसका क्या पॉलिसी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। फिर कैसे प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव दिया गया है कि हमारा जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट किया जा सके। नेक्स्ट, ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स लाए गए हैं टू बूस्ट आवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस जो है वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से जो सोसाइटी है, सो ये जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा वो सोसाइटी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, पॉजिटिवली नेगेटिवली, ये सभी देखना जरूरी हो जाता है। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको और स्किल्ड कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं और एक विकसित भारत बन सकते हैं बाय 2047। ओके, नेक्स्ट देखिए,
जीएस पेपर फॉर एथिक्स इन इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटेबल ग्रोथ हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं, और कैसे सस्टेनेबिलिटी ला सकते हैं इन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि सर्विसेज सेक्टर में हमने बहुत सारा अचीवमेंट किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में हम अभी भी लैग कर रहे हैं, तो उसी लैगिंग को दूर करना है। ओके, फिर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी स्कीम्स है, पॉलिसीज है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर लेबर इंटेंसिव सेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। ओके, मेंस में इसका एप्लीकेशन है कि मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन कैसे इसको और फर्दर एनहांस कर सकता है, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई इंडियंस मस्ट वर्क हार्ड। ओके, तो ये जो रिसेंट में देखा गया है कि वर्किंग आवर कितने होने चाहिए। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग दो पर्सपेक्टिव है। कुछ दिन पहले हमने आपको ये पर्सपेक्टिव बताया कि ज्यादा वर्किंग आवर होने से कैसे हमारा जो सोसाइटी है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो आज ये बतला रहा है कि कैसे हम जितना ज्यादा वर्क हार्ड करेंगे उतना हमारा इकोनॉमी के लिए अच्छा है। तो हमें क्या है, एक बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना है, दोनों ही साइड को हमें छोड़ के एक बीच का रास्ता लेके चलना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से ये कैसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इकोनॉमिक ट्रांजिशन एंड लेबर, इसमें समझना जरूरी हो जाता है। जो रेगुलेटरी कंजर्वेटिज्म है उसको समझना जरूरी हो जाता है। फिर से एफआरबीएम एक्ट, इन्फ्लेशनरी टारगेट, ये सब चीजें इसमें लिंक की जा सकती है। लेबर मार्केट रियलिटीज क्या क्या है। ओके, वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे इंश्योर करना है। ओके, एज वेल एज कैसे हम ग्रोथ भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। ओके, फिर सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से वर्क एथिक्स इन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो डिफरेंट कंट्री में वर्क एथिक्स कैसा है, तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो चाइना, जापान, इन लोगों ने लॉन्ग वर्किंग आवर पे इम्फेसिस किया है ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ पा सके। तो जापान में 9 आवर्स तक भी वर्किंग आवर, वर्क डेज एंड 72 आवर्स इन वीक तक भी इंश्योर किया गया है पहले, ताकि उनका जो इकोनॉमी है उसको डेवलप किया जा सके। ओके, तो ये करते ही क्या होता है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन का भी एक मुद्दा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी देखा जाता है कि पास्ट में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था उसमें लेबर का कैसे एक्सप्लॉयटेशन हुआ था। नो डाउट कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो अटेन किया गया था, लेकिन लेबर का एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। ओके, तो ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। फिर पेपर जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से क्या पॉलिसी चॉइसेस रहेंगी गवर्नमेंट की। ओके, कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर किया जाएगा, ठीक है ना। लेबर जितने भी है उनका कैसे प्रोटेक्शन इंश्योर किया जाएगा। ओके, कैसे हमें जो भी वेलफेयर प्रोग्राम्स है उनको भी साथ में रखने हैं, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, इसको भी हमें समझना जरूरी हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। जब हम ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे तभी कोई भी क्वेश्चन हम अच्छी तरह से एग्जाम में उसको लिख सकते हैं। ओके, तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या होता है, तो ये भी हमें समझना जरूरी हो जाता है हमारे जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से। ओके, फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स इन गवर्नेंस, वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है ना, प्लस इकोनॉमिक नीड्स को कैसे मेंशन नीड मीट किया जाए। फिर पॉलिटिकल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो ये सभी चीजें हमें समझनी जरूरी हो जाती है। तो ऐसे के लिए ये पोटेंशियल टॉपिक इसमें मेंशन कर दिए गए हैं। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये कैसे रेलेवेंट है, और फिर क्या क्या पॉलिसी टूल्स है, एफआरबीएम एक्ट है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, इंडिया फिस्कल कंजर्वेटिज्म क्या है, तो ये सभी समझने जरूरी हो जाता है। और मेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो लेबर रिफॉर्म्स कौन कौन से लिए गए हैं, ठीक है ना। कंपैरेटिव इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज कौन कौन से लिए गए हैं, गिग इकोनॉमी क्या है, उसके चैलेंजेस क्या है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसके सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्या है, ये सभी चीजें हम समझ सकते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का जो भी हमारा न्यूज़पेपर डिस्कशन था, कैसे ये लिंक करता है विद जीएस पेपर 1 2 3 4, देन एसे एंड ऑप्शनल प्लस इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी हमने ये सारी चीजें डिस्कस की। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो भी एस्पिरेंट्स है उनके लिए, और ये स्पेशली एपीएससी के लिए है। ओके, तो एक 6 डे फ्री एपीएससी वर्कशॉप रखा गया है बाय एक्सिया आईएएस एकेडमी, जो 20 जनवरी से चालू होने वाला है। ओके, तो इसमें डे वाइज शेड्यूल भी दिया गया है कि डे 1 में आपका सिलेबस एंड स्ट्रक्चर समझाया जाएगा, डे 2 में प्रीलिम्स के स्ट्रेटेजी बताए जाएंगे। ओके, डे 3 में प्रीलिम्स का जो सी सेट पेपर है उसके बारे में बताया जाएगा, डे 4 में असम स्पेसिफिक प्रिपरेशन कैसे करना है फॉर प्री एंड मेंस वो समझाया जाएगा, डे 5 में मेंस गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा, और डे 6 में पर्सनलाइज गाइडेंस प्रोग्राम होगा, जिसके भी जो भी पर्सनल डाउट्स है, क्वेरीज है, वो पूछ सकेंगे। तो इसके लिए
बुक करना होगा आपको, और बुक करने के लिए ये 2 नंबर दिए गए हैं, तो इसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा सेंटर ताराजान डीसीबी रोड जोरहाट में है, यहाँ भी आप आ सकते हैं। ओके। इसी के साथ हमारा एडमिशन भी ओपन है फॉर यूपीएससी एंड एपीएससी कोर्सेज, तो बोथ हम फाउंडेशनल कोर्स एज वेल एज क्रैश कोर्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और हमारा जो भी मेंटर्स है वो हाईली क्वालिफाइड है आपको पढ़ाने के लिए, और उनका खुद का भी तजुर्बा है, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेंगे। ओके, तो हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा।